मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीए फाइनल ईयर की क्लास में आपका स्वागत है। हम बीए फाइनल ईयर के फर्स्ट पेपर के में मुद्रा के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है, कल हम कर रहे थे मुद्रा का वर्गीकरण। मुद्रा के वर्गीकरण में हमने मुद्रा की प्रकृति के बारे में अध्ययन कर लिया था, वैधानिकता के बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। आज हम आगे चलेंगे थोड़ा सा और पदार्थ के आधार पर मुद्रा के वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे। ठीक है, पदार्थ के आधार पे मुद्रा का वर्गीकरण। देखिए, पदार्थ के आधार पे मुद्रा को दो रूपों में बांटा गया है, धातु मुद्रा और कागजी मुद्रा या पत्र मुद्रा। धातु मुद्रा की बात की जाती है तो नाम से ही जाहिर होता है कि ये किसी धातु की बनी होती है। इसे पूर्ण मुद्रा भी कहते हैं। धातु मुद्रा जैसे कि सोना, चांदी, तांबा, पीतल, एल्युमिनियम, इनमें से किसी भी धातु की बनी हुई हो सकती है। धातु मुद्रा को पुनः 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहली है प्रमाणिक या मानक मुद्रा। ये देश की प्रधान मुद्रा होती है जिसमें शुद्ध धात्विक मात्रा विधान द्वारा इस प्रकार निर्धारित होती है कि इसका आंतरिक एवं बाहरी मूल्य बराबर होता है तथा यह असीमित मानी जाती है। मानक मुद्रा की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार होती हैं। ये देश की प्रधान मुद्रा होती है। यह स्वर्ण या रजत मुद्रा होती है। आंतरिक एवं बाहरी मूल्य बराबर होता है, इसीलिए इसे पूर्णकाय मुद्रा भी कहते हैं। अर्थात इसका अंकित मूल्य और इसमें निहित धातु मूल्य दोनों बराबर होते हैं। यह मुद्रा असीमित विधिग्राह्य मुद्रा होती है। इसे किसी भी सीमा तक ऋणों के भुगतान के लिए दिया जा सकता है। इस मुद्रा की ढलाई स्वतंत्र और निःशुल्क होती है, यानी सरकार की टकसालों में जनता सोना चांदी ले जाकर सिक्के निःशुल्क ढलवा सकती है। ठीक है, भारत में 1893 से पहले भारतीय रुपया प्रमाणित सिक्का था। ठीक है, आगे चलते हैं। सांकेतिक अथवा प्रतीक सिक्के। देखिए, यह देश के आप कह सकते हैं कि जब देश के अपर्याप्त धात्विक कोषों के कारण ऐसे मुद्राओं का प्रचलन होता है जिनका आंतरिक मूल्य अंकित मूल्य से कम होता है, यानी ये वह उस प्रकार के सिक्के हैं जिनमें वस्तु के रूप में मूल्य उनके मुद्रा के रूप में मूल्य के से कम होता है। ठीक है ना, यानी अंकित मूल्य फेस वैल्यू उनके आंतरिक मूल्य से अधिक होती है, यानी फेस वैल्यू इज़ ग्रेटर देन इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है ना, आप ये ध्यान रखिए, ये आपका है अंकित मूल्य उसके आंतरिक मूल्य से ज़्यादा होता है। ठीक है ना, तो इसमें इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है? ये देश में गौण मुद्रा का कार्य करती हैं, तो इसका आंतरिक मूल्य बाहरी मूल्य से कम होता है। यह सीमित विधिग्राह्य मुद्रा होती है। इसका प्रयोग मानक मुद्रा के सहायक के रूप में छोटी मुद्राओं के रूप में होता है। ढलाई स्वतंत्र नहीं होती है, केवल सरकार द्वारा ही इनकी ढलाई होती है। ऐसा नहीं है कि कोई भी जनता लेके चली जाएगी और वो सिक्के के रूप में सिक्का प्राप्त कर लेगी। सरकार के आदेशों से और सरकार के द्वारा ही इनकी ढलाई की जाती है। वर्तमान में इस पर अभी हम आते हैं। सांकेतिक मुद्रा के निर्गमन के कारण को भी पढ़ लेना चाहिए कि ऐसा क्यों ज़रूरी हुआ कि इस प्रकार की टोकन का मनी निकालने की आवश्यकता पड़ी। तो इसका महत्वपूर्ण कारण ये रहा कि अगर मान लीजिए किसी देश में धातुओं की कमी है या अपर्याप्त धात्विक कोष है वहाँ पे, तो ऐसी स्थिति में चूँकि धातु कम है या नहीं है तो क्या मुद्रा बनना बंद हो जाएगी? ऐसा तो नहीं हो सकता है ना, क्योंकि अर्थव्यवस्था की एक तरीके से रक्तवाहिनी मानी जाती है मुद्रा, तो कुछ ना कुछ तो ऑप्शन होना ही चाहिए। ऐसी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ही धात्विक मुद्रा की कमी को ध्यान रखते हुए या उसको जानते हुए इस प्रकार की करेंसी निकाली जाती है जिसे टोकन मनी कहा जाता है। और इससे क्या है कि मुद्रा की पूर्ति बढ़ाई जाती है इसके थ्रू। ठीक है ना, और दूसरा है कि अगर मान लीजिए कि सोने चांदी के अगर आप सिक्के निकालें तो जनता मान लो अधिक धन प्राप्त करना चाहती हो, अधिक लाभ अर्जित करना चाहती हो, तो ऐसे स्थिति में ये भी संभव है कि वह
सोने चांदी के उन सिक्कों को टकसाल पे लेके जाके और उन सिक्कों को गला सके और उससे सोने चांदी की कोई दूसरी वस्तु प्राप्त कर सके या उसे बना सके। तो इस ऐसी परिस्थितियों को रोकने के लिए भी टोकन करेंसी का सहारा लिया जाता है। ठीक है, जनता की इस प्रवृत्ति पर नियंत्रण करने के लिए सांकेतिक सिक्के जारी किए जाते हैं। तीसरा, मितव्ययिता के लिए भी सिक्के जारी किए जाते हैं, क्योंकि आप ये देखिए कि सोने चांदी जैसी धातुओं से जब आप सिक्कों का निर्माण करते हैं तो वो अत्यधिक खर्चीला होता है। और इसी को अगर आप मान लीजिए सस्ती धातुओं से आप अगर सिक्कों का निर्माण करते हैं तो वो थोड़ा मितव्ययी होता है। छोटे छोटे लेन देनों को अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए भी रेजदारी के रूप में सरकार सांकेतिक मुद्रा का निर्गमन करती है। ठीक है, आगे इसमें अब आप प्रश्न आ रहा होगा आपके कि क्या भारतीय रुपया मेटेलिक आप स्टैंडर्ड मनी है या टोकन मनी है, ये तो इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं। क्योंकि भारत में कोई मुद्रा मानक मुद्रा अथवा प्रामाणिक मुद्रा नहीं है। भारत में रुपया देश की प्रधान मुद्रा है और यह असीमित विधिग्राह्य भी है, पर फिर भी इसे हम प्रमाणिक मुद्रा नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते हैं हम इसे? स्टैंडर्ड मनी इसका रीजन है क्योंकि इसका आंतरिक एवं बाहरी मूल्य बराबर नहीं होता। दूसरा, इसकी स्वतंत्र ढलाई भी नहीं है। इन दो कारणों की वजह से हम भारतीय रुपये को प्रमाणिक मुद्रा नहीं मान सकते हैं। इसके विपरीत हम ये भी देखें कि क्या टोकन मनी मानी जा सकती है भारतीय करेंसी को, भारतीय मुद्रा को, रुपया को? तो यह है कि चूँकि ये देश की प्रधान मुद्रा है और असीमित विधिग्राह्य है, यानी तो कोई अगर अपने ऋणों का भुगतान इस रुपये से करना चाहता है तो दूसरा व्यक्ति इसे लेने से मना नहीं कर सकता है ना। जबकि सांकेतिक मुद्रा में अभी अभी हमने पढ़ा है कि ये ऋण नहीं प्राप्त होते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय मुद्रा रुपया है ना, भारतीय मुद्रा रुपये अंश में क्या है, आंशिक गुण प्रमाणिक मुद्रा के हैं तो आंशिक गुण सांकेतिक मुद्रा के हैं। इसी कारण भारतीय मुद्रा रुपये को प्रामाणिक सांकेतिक मुद्रा कहना अधिक उपयुक्त होता है। यानी हम भारतीय मुद्रा को प्रामाणिक सांकेतिक मुद्रा कह सकते हैं। ठीक है ना, प्रामाणिक सांकेतिक मुद्रा कह सकते हैं किसे? भारतीय मुद्रा रुपये। आगे चलते हैं, गौण मुद्रा या सहायक मुद्रा। धात्विक मुद्रा सहायक मुद्रा के रूप में भी हो सकती है, जो कि छोटे छोटे फुटकर भुगतानों के निपटारे में सहायक होती हैं। ये सभी सिक्के गौण मुद्रा होते हैं। सिक्के बहुत ही हल्के धातु या अल्प मूल्य के होते हैं। इनकी ढलाई सरकार के नियंत्रण में होती है। ये सीमित विधिग्राह्य होते हैं। इनका प्रयोग अत्यंत ही छोटे छोटे लेन देनों के भुगतान में किया जाता है। इनका प्रमाणिक सिक्के से संबंध सरकार द्वारा निर्धारित होता है। भारत में 2 पैसे, 5 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे, 25 पैसे सिक्के गौण मुद्रा है। ठीक है, तो ये भी छोटी करेंसी हैं जो छोटे छोटे लेन देनों के लिए काम में ली जाती हैं। अब हम जल्दी से धातु मुद्रा के गुण की बात करें तो देखिए, जनता का इन पर विश्वास रहता है क्योंकि इनका आंतरिक और बाहरी मूल्य दोनों बराबर होता है इस वजह से। जबकि कागजी मुद्रा में आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी, जो हम आगे पढ़ेंगे। मूल्य स्थायित्व रहता है क्योंकि इनमें उतार चढ़ाव जल्दी जल्दी नहीं आता धातु मुद्रा के मूल्य में, इस वजह से इनका मूल्य स्थिर रहता है। मुद्रा प्रसार का भी इसमें कोई भय नहीं रहता है क्योंकि धातुओं की पूर्ति बढ़ाए बगैर आप मुद्रा की पूर्ति नहीं बढ़ा सकते हो। ऐसी स्थिति में इनमें मुद्रास्फीति का भय नहीं रहता। जबकि पत्र मुद्रा में ऐसा नहीं है, वो हम नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। आगे हैं, धातुओं को मुद्रा के लिए बार बार प्रयोग किया जा सकता है। जब भी पुराने सिक्के हो जाएं या घिस जाएं तो उन्हें वापस से नए सिक्कों के रूप में ढाला जा सकता है। अविनाशी होते हैं, सीधी सी बात है, चूँकि सिक्के हैं तो इसलिए वो जल्दी से ख़राब नहीं होंगे कि जैसे बरसात में हो गए या गर्मी से हो गए, ऐसा नहीं होगा। और संग्रह करना भी सरल है। ठीक है, आगे हम करते हैं धातु मुद्रा के दोष की बात। तो धातु मुद्रा के दोष में ये है कि खर्चीले हैं। खर्चीले तो हैं ही बिल्कुल, क्योंकि वास्तविक धातु के सिक्के
धातु मुद्रा किसी भी राष्ट्र के लिए महंगा मुद्रा मान है, क्योंकि वास्तविक धातु के सिक्के विनिमय के माध्यम मूल्य के माप और संग्रह के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। भुगतानों में कठिनाई पाई जाती है, क्योंकि धातु की मुद्रा में कागजी मुद्रा की अपेक्षा वहनीयता कम होती है। गिनने में खोटे खरे को जांचने में भी कठिनाई आती है। कम लोचदार पूर्ति, चूँकि मैंने पहले ही कहा है कि जब तक आप धातु की मात्रा नहीं बढ़ाओगे मुद्रा की सप्लाई नहीं बढ़ सकती है। इसलिए इसकी अगर मान लो गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है मनी सप्लाई बढ़ानी है, तो ऐसी स्थिति में उसको धातु की ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कि हर किसी देश के लिए संभव नहीं है अगर उस देश में धातु की पहले से ही कमी है। वहनीयता कम होती है। यद्यपि सोने चांदी के सिक्कों को एक स्थान पर दूसरे स्थान पर ले जाना दूसरी भारी एवं कम मूल्यवान वस्तुओं से तो सस्ता है, पर इसमें पत्र मुद्रा के समान वहनीयता नहीं होती है। आप कागजी रुपयों को तो कहीं पर भी लेके जा सकते हैं, लेकिन चूँकि इनका थोड़ा सा तो भार रहता है ये धातुओं का, ठीक है ना। इसलिए इसका संग्रह एवं इसकी सुरक्षा असुविधापूर्ण होती है, क्योंकि धातु की मुद्रा अपेक्षाकृत अधिक स्थान लेती है, इसलिए इसे आने ले जाने में असुरक्षा बनी रहती है। तो आज हमने ये जो धात्विक मुद्रा का हमारा जो टॉपिक है इसके बारे में पढ़ा, इसके गुण और दोष के बारे में हमने अध्ययन किया है। नेक्स्ट क्लास हमारी पत्र मुद्रा की होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।